हेलो दोस्तों, आज हम ये समझेंगे कि बैंक में आखिर जॉब किस तरीके से पाई जाए। ठीक है, अगर बैंक में नौकरी करनी है तो किस तरीके से नौकरी मिलेगी, बैंक में कितने पद होते हैं, ये सारी बातें अपन समझने वाले हैं। ठीक है, अगर हम एक बैंक के जॉब की बात करें तो इसमें आपको अच्छी सैलरी मिलती है, इसके साथ साथ अच्छी सुविधाएं मिलती हैं जिससे आपकी अच्छी लाइफ स्टाइल होती है। ठीक है, तो बैंक की नौकरी भी बहुत अच्छी नौकरी होती है, आप इसकी तरफ भी मूव कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर समझते हैं अपन कि अगर अपने को सरकारी यानी कि गवर्नमेंट बैंक में अगर नौकरी करनी है तो किस तरीके से मिलेगी, अगर आपको प्राइवेट बैंक में नौकरी करनी है तो किस तरीके से नौकरी मिलेगी। ठीक है, ये चीज़ अपन समझेंगे। ठीक है, बैंकिंग सेक्टर में करियर स्कोप क्या है ये समझेंगे, बैंक में कितने पद होते हैं उनके नाम ये समझेंगे, एसबीआई बैंक में अगर आपको नौकरी करनी है तो किस तरीके से पाएंगे, एसबीआई पीओ के लिए योग्यता क्या होती है ये समझेंगे, प्राइवेट बैंक में जॉब किस तरीके से पाएंगे ये अपन समझेंगे, बैंकिंग के लिए तैयारी किस तरीके से की जाए ये भी अपन समझने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले अपन यहाँ पर समझते हैं कि बैंकिंग सेक्टर में करियर स्कोप क्या है। ठीक है, देखिए अगर हम बैंक में जॉब की बात करें तो इंडिया में सबसे ज़्यादा अगर वैकेंसी निकलती है तो बैंक जॉब की ही निकलती है। ठीक है, तो यहाँ पर हम ऐसा भी देखते हैं कि आए आए दिन किसी न किसी बैंक की वैकेंसी आती रहती है। ठीक है, मतलब अलग अलग पदों के लिए वैकेंसी आती ही रहती है। देखिए जिसके एग्ज़ाम और इंटरव्यू को आप पास करके आप बैंक में जॉब प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, देखिए अगर हम किसी बैंक की बात करें तो एक बैंक में छोटे से बड़े मिलाकर बहुत सारे पद होते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम कुछ पदों की बात कर रहे हैं, जैसे बैंक पीओ, इसको बोला जाता है प्रोबेशनरी ऑफिसर, इसके बाद क्लर्क होता है, साइबर सिक्योरिटी ऑफिसर ये होते हैं, बैंक मैनेजर होते हैं, असिस्टेंट मैनेजर होते हैं, इसके अलावा भी बहुत सारे पद होते हैं जिसको हम बाद में भी देखने वाले हैं। ठीक है, अच्छा अगर हम इन सभी पदों के लिए बात करें तो इसके लिए आपकी क्वालिफ़िकेशन यानी कि एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन भी अलग अलग होती है। ठीक है, चलिए इसके बाद हम बात करते हैं कि देखिए अगर आप 10th के बाद बैंक में जॉब करना चाहते हैं तो आपको चपरासी के अलावा और कोई जॉब मिलने वाली नहीं है। तो और आपकी ऐसी इच्छा भी नहीं होगी कि नहीं अपने को तो चपरासी बनना है, नहीं, आप सोचेंगे कि अगर मुझे बैंक में जॉब करनी है तो मैं अच्छे से अच्छे पोस्ट पर जॉब करूं, यही इच्छा होती है। तो देखिए आप ग्रेजुएशन तक पहुंचेंगे। देखिए आगे बात कर लेते हैं, अगर आपको बैंक में अच्छी पोस्ट चाहिए तो कम से कम आपको ग्रेजुएट होना होता है। ठीक है, हाँ जी, चलिए अब हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि देखिए हमने बोला था कि आप यदि बैंक पीओ और कलर की जॉब पाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको ग्रेजुएट होना होता है। ठीक है, और आपको आईबीपीएस कलर या पीओ, एसबीआई क्लर्क या पीओ की वैकेंसी निकलने पर फॉर्म भरना होता है, तभी जाके आप इसमें जॉब कर सकते हैं। ठीक है, हाँ जी, अब हम बात करने वाले हैं आईबीपीएस के बारे में। देखिए आईबीपीएस का मतलब होता है इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन। हम इसमें ये कहते हैं कि ये एक ऐसी संस्था है जो भारत में प्राइवेट बैंक हो या गवर्नमेंट बैंक हो सभी के लिए यही वैकेंसी निकालती है और एग्ज़ाम भी कंडक्ट कराती है। जो वैकेंसी अलग अलग पदों के लिए अलग अलग समय पर आते रहती है। ठीक है, जैसे अगर हम बात करें बैंक पीओ की तो आईबीपीएस पीओ की परीक्षा, और क्लर्क की बात करें तो आईबीपीएस क्लर्क की, तो इस तरीके के फॉर्म ये निकालता है। ठीक है, मतलब वैकेंसी निकालता है। लेकिन अगर हम यहीं पर एसबीआई की अगर बात करें तो एसबीआई अपने कर्मचारियों के लिए वो खुद एग्ज़ाम कंडक्ट कराता है। ठीक है, वो खुद अपनी वैकेंसी निकालता है और खुद अपना एग्ज़ाम लेता है। कौन? एसबीआई। तो अगर आपको एसबीआई में स्पेशली जाना होता है तो आप एसबीआई का ही फॉर्म भरते हैं और वहाँ से आप एसबीआई के लिए जा सकते हैं। ठीक है, एग्ज़ाम क्वालिफाई करके। चलिए अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं कि नेम ऑफ द पोस्ट इन द बैंक, यानी कि बैंक में पदों की बात कर लेते हैं कि कितने पद होते हैं और उनका नाम क्या होता है। कितने होते हैं ये तो बहुत सारे होते हैं,
लेकिन कुछ के हम नाम समझ लेते हैं। देखिए, एक होता है सेकेंड डिवीज़न क्लर्क, दूसरा आप समझ सकते हैं कंप्यूटर प्रोग्राम ऑफिसर, जूनियर एसोसिएट ये होता है, चीफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ऑफिसर ये भी होता है, साइबर सिक्योरिटी ऑफिसर ये भी एक पद है। और यहाँ पर पीओ को क्या बोला गया था, प्रोबेशनरी ऑफिसर ये भी एक पद होता है, अकाउंटिंग कंसल्टेंट ये होता है, लोन ऑफिसर ये होता है, फाइनेंशियल मैनेजर ये आपका होता है, फिर इन्वेस्टमेंट बैंकर ये भी होता है, सिक्योरिटी ऑफिसर ये होता है, क्लर्क ये भी होता है, असिस्टेंट ये भी होता है, फिर असिस्टेंट क्लर्क ये भी होता है, फिर स्पेशलिस्ट कैडर ऑफिसर ये भी होता है, असिस्टेंट फॉर पीडब्ल्यूडी मतलब जो दिव्यांग होते हैं उनके लिए असिस्टेंट भी रखा जाता है, इसकी भी वैकेंसी आती रहती है, मतलब ये भी एक पोस्ट होता है उसके अंदर, ठीक है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं, ये है फॉरेक्स ऑफिसर एंड इंटीग्रेटेड ट्रेजरी ऑफिसर, फिर ब्रांच हेड जिसको ब्रांच मैनेजर बोला जाता है, और असिस्टेंट मैनेजर ये भी पोस्ट होती है, आरटीआई कंसल्टेंट ये भी एक पोस्ट होता है, ठीक है। तो ये थे पोस्ट के नाम। अब हम इसके आगे समझते हैं आईबीपीएस और एसबीआई पीओ के लिए एज लिमिट क्या होती है, एलिजिबिलिटी क्या होती है, और नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स की बात करेंगे, ये भी हम समझेंगे, ठीक है। अगर हम इसके लिए एज लिमिट की बात करें तो आपकी मिनिमम एज 20 साल होनी चाहिए और मैक्सिमम एज आपकी 30 साल होती है, ठीक है। किसके लिए, हम पीओ की बात कर रहे हैं, ठीक है। अगर हम एज रिलैक्सेशन की बात करें तो आप एससी या एसटी कास्ट से आते हैं तो आपको 5 साल मिलता है और 5 साल और मिलता है। अगर आप ओबीसी से आते हैं तो आपको 3 साल और मिलता है। पीडब्ल्यूडी यानी कि पर्सन विद डिसएबिलिटीज़, अगर आप ये हैं, दिव्यांग हैं, तो आपके लिए 10 साल होता है, मतलब 10 साल और एग्ज़ाम इसका दे सकते हैं। वहीं पर अगर एक्स सर्विसमैन है, आर्मी पर्सनल, तो इसके लिए 5 साल और दिया जाता है, ठीक है। तो ये होती है एज रिलैक्सेशन। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं कि पीओ के लिए आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। तो आप ग्रेजुएट होने चाहिए और किसी भी स्ट्रीम से आप ग्रेजुएशन कर सकते हैं और इसका एग्ज़ाम दे सकते हैं और आप बैंक पीओ बन सकते हैं, ठीक है। हम आगे की बात करें तो हम बात करते हैं एसबीआई पीओ परीक्षा के लिए नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स की, कि कितने अटेम्प्ट्स आपको मिलते हैं। देखिए, अगर आप जनरल कैटेगरी से आते हैं तो आपको इसके लिए 4 अटेम्प्ट्स मिलते हैं। एससी एसटी कार्ड से होते हैं तो आप अनलिमिटेड टाइम तक दे सकते हैं इसका एग्ज़ाम, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। वहीं पर अगर ओबीसी जनरल, अगर आप ओबीसी से हो या जनरल से हो, अगर आप पीडब्ल्यूडी हैं यानी कि दिव्यांग हैं, तो आप 7 बार इसका एग्ज़ाम दे सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर समझिए, आगे की हम बात कर लेते हैं। अगर हम आईबीपीएस पीओ की बात करें तो इसमें कोई भी लिमिट नहीं है, आप 20 से 30 साल तक कितने भी टाइम एग्ज़ाम दे सकते हैं, कोई लिमिट नहीं होती है, ठीक है। लेकिन अब आगे हम समझते हैं आईबीपीएस और एसबीआई पीओ का सिलेबस क्या है। देखिए, अगर हम पीओ की बात करें तो इसमें 3 स्टेज होते हैं। आपको प्रीलिम्स एग्ज़ाम देना होता है, आपको मेंस एग्ज़ाम देना होता है, उसके बाद आपका इंटरव्यू होता है। तो इसमें 3 स्टेज होते हैं। तो हम पहले बात कर लेते हैं प्रीलिम्स एग्ज़ाम की, ठीक है। इसमें सिलेबस आपका क्या है, तो देखिए, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, इससे क्वेश्चन पूछा जाता है, रीजनिंग एबिलिटी, इससे क्वेश्चन पूछा जाता है, और आपका इंग्लिश लैंग्वेज, इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का मतलब मैथ से होता है, ठीक है। अब मेंस एग्ज़ाम की बात करें तो इसमें आपका जो भी क्वेश्चन आता है, कहाँ से आता है, रीजनिंग एबिलिटी से, कंप्यूटर नॉलेज से, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से, इंग्लिश लैंग्वेज से, जनरल अवेयरनेस से, यहाँ से आपका क्वेश्चन आता है, ठीक है। उसके बाद देखिए, आप यहाँ पर प्रीलिम्स क्वालिफाई कर गए तो आप मेंस का एग्ज़ाम देते हैं। जब मेंस का एग्ज़ाम क्वालिफाई कर जाते हैं
तो आपको इंटरव्यू देना होता है, ठीक है। और अगर आप इंटरव्यू क्वालिफाई कर गए तो आप बैंक पीओ के लिए सेलेक्ट कर लिए जाते हैं, ठीक है। चलिए इसके बाद हम बात करते हैं आईबीपीएस और एसबीआई क्लर्क की। तो सबसे पहले हम एज लिमिट देखते हैं। तो आपकी मिनिमम एज लिमिट होनी चाहिए, मतलब मिनिमम एज होनी चाहिए 20 साल और मैक्सिमम 28 साल, ये आपकी एज होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पर अगर हम क्वालिफिकेशन की बात करते हैं तो आप ग्रेजुएट होने चाहिए किसी भी स्ट्रीम से, ठीक है। चलिए यहाँ पर अगर हम स्टेज की बात करें तो यहाँ पर 2 स्टेज होते हैं। आपको प्रीलिम्स एग्ज़ाम देना होता है, उसके बाद मेंस एग्ज़ाम देना होता है, इसमें आपका कोई इंटरव्यू नहीं होता है, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्लर्क के सिलेबस की बात करें तो देखिए यहाँ पर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग एबिलिटी और इंग्लिश लैंग्वेज ये होता है। मेंस एग्ज़ाम की बात करें तो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, इंग्लिश लैंग्वेज, जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग एबिलिटी और कंप्यूटर नॉलेज, यहाँ से आपका क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए अगर हम पीओ और क्लर्क की बात करें ना तो लगभग सारे सिलेबस सेम होते हैं, केवल उनका जो लेवल होता है क्वेश्चन का वो कम ज़्यादा होता है, बस इतना ही होता है, ठीक है। हाँ जी, अब यहाँ पर आप समझिए कि अगर प्राइवेट बैंक में आपको जॉब करनी है तो किस तरीके से प्राइवेट बैंक में जॉब कर सकते हैं। तो ध्यान से समझिएगा, गवर्नमेंट बैंक में जॉब कैसे पाएं यह तो हमने जाना। बहुतों का यह भी सवाल होगा कि आखिर प्राइवेट बैंक जैसे एक्सिस, एचडीएफसी बैंक और भी बहुत सारे बैंक हैं, ठीक है। आप गूगल करके देख लीजिएगा, हमने देखा था 21 थे, ठीक है, 20 या 21 था, ऐसे प्राइवेट बैंक हैं। तो इसमें किस तरीके से हम जॉब पा सकते हैं, तो ये बहुतों लोगों का सवाल होता है। तो देखिए अगर हम बात करें सरकारी या प्राइवेट बैंक की तो एसबीआई को छोड़कर आप किसी भी बैंक में जॉब पाना चाहते हैं तो आपको आईबीपीएस का एग्ज़ाम देना होता है, ठीक है। अब तो बात क्लियर हो गया, ठीक, कि प्राइवेट बैंक में भी अपने को अगर जाना है तो हमें आईबीपीएस का एग्ज़ाम देना ही पड़ेगा, ठीक है। चलिए वहीं कुछ केस में कुछ पदों के लिए गिने चुने बैंक डायरेक्ट भर्ती भी ले लेते हैं, जिसके लिए आपको अपना रिज्यूम लगाना होता है, जिसके बाद कुछ प्रक्रिया को पास करने के बाद आपको प्राइवेट बैंक में जॉब प्राप्त हो जाती है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर बात आती है कि बैंकिंग के लिए आखिर तैयारी किस तरीके से की जाए, ठीक है। तो देखिए इस एग्ज़ाम को पास करने के लिए आपको पहले से तैयारी करना पड़ेगा। तो हम समझते हैं कि बैंकिंग की तैयारी हम किस तरीके से करें, ठीक है। यहाँ पर समझिए बैंकिंग के तैयारी के लिए आप सबसे पहले आप जिस भी पद के लिए आवेदन कर रहे हैं उसके परीक्षा पैटर्न को समझें। देखिए ये सबसे पहली और इम्पोर्टेंट बात होती है कि जिस भी जॉब के लिए आप जा रहे हैं सबसे पहले उसके परीक्षा पैटर्न को समझिए, ठीक है, ये सबसे इम्पोर्टेंट बात होती है। उसके बाद देखिए अब यहाँ पर आती है बात कि आप उस परीक्षा के सिलेबस को भी अच्छे तरीके से समझें ताकि आपको इसके लिए टाइम टेबल बनाने में मदद मिल सके। तो देखिए हम यहाँ पर कर रहे हैं कि आप इसके पैटर्न को समझिए, आप इसके सिलेबस को समझिए। जब सारी बातों को आप समझ लेंगे तो आप टाइम टेबल बनाइए और टाइम टेबल के हिसाब से अपनी पढ़ाई आगे कंटिन्यू करिए। बात समझ में आ रही है। देखिए सिलेबस को समझने के बाद आपको टाइम टेबल बहुत ही बनाना ज़रूरी है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट होता है किसी भी एग्ज़ाम के लिए। आप चाहें तो बैंकिंग की तैयारी के लिए कोई अच्छा सा इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर सकते हैं जहां आपको काफ़ी मदद भी मिलती है। देखिए मतलब नॉर्मली क्या होता है, आपको अगर तैयारी करनी है तो अगर आप कोई इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर लेते हैं तो वहाँ से आपको ये तैयारी करने में बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलती है, तो ये ज़रूरी भी होता है, आप कर लिया करिए, ठीक है। देखिए इसके बाद आपको क्या करना होता है, जो भी प्रीवियस ईयर के आपके क्वेश्चंस पूछे गए हैं उन क्वेश्चंस को आप अच्छे तरीके से सॉल्व करिए, उसको समझिए, फिर आप आगे बढ़िए, ठीक है। अगर हम यहीं पे इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश लैंग्वेज और सब्जेक्ट की जो बात करना है इसके ऊपर आपको ज़्यादा से ज़्यादा कमांड करना होगा, ठीक है। मतलब उसके ऊपर आपको ज़्यादा से ज़्यादा पकड़ बना के रखनी होती है, क्योंकि इस सेक्टर में इंग्लिश ही आपके काम आती है। मोर टाइम
ठीक है। और इसमें एक काम और आप कर सकते हैं कि समय समय पर कोई मॉक टेस्ट ज्वाइन कर लीजिए और उसको आप देते रहिए। ठीक है। तो ये सारी बातें हो गई एक बैंकिंग सेक्टर में जॉब करने की। तो उम्मीद है कि आपको सारी बातें समझ में आई होंगी। देखिए, अगर कोई भी बात आपको समझ में नहीं आती है तो आप हमसे ना ज़रूर पूछ लिया करिए। ठीक है। हम आपकी जिस तरीके से जितना भी हेल्प हो सकता है हम उतनी हेल्प आपको अपनी तरफ से करेंगे। ठीक है। तो चलिए, अब हम अपनी सभा यहीं समाप्त करते हैं। और अगर आपका कोई डाउट है तो डाउट आप व्हाट्सएप के थ्रू या कमेंट बॉक्स में करके अपना डाउट पूछ सकते हैं। ठीक है। तो चलिए जी, इस चीज़ के लिए भी आपको बेस्ट ऑफ लक और थैंक यू।